हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ की 4th क्लास करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पोर्टुगीज़ कैसे आए, ब्रिटिश कैसे आए, डच, ठीक है, फिर फ्रेंच और बीच में एक डेन्स, ये कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने फ्रेंच में कार्नेटिक वॉर देख लिया, एलेक्स ला चापले ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये हमने देख लिया था। बैटल ऑफ बिदारा देख लिया था डच में। बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस देख लिया था। ठीक है, ये सब कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चैलेंजेस बिफोर मुगल्स, मुगल्स के सामने क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, औरंगजेब के बाद जितने भी लीडर्स आए थे, इंटरनल लीडर जो भी थे, सारे वीक लीडर थे, जिसके कारण मुगल धीरे धीरे बहुत वीक हो गया। ठीक है, और दूसरे डायनेस्टी जो आ रहे थे वो इनके ऊपर इनको एक्वायर करते चले गए। ठीक है, तो फाइनली मुगल जाके मुगल का फॉल हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल रूलर में हम लोगों ने नादिर शाह देखा था। ठीक है, नादिर शाह कौन थे? बैटल ऑफ करनाल किए थे ये, करनाल। हाँ, किनसे लड़े थे? मुगल से। मुगल को ये हराकर कैप्चर कर लिए थे ये। ठीक है, ये कोहिनूर नादिर शाह ने ही लूटा था। पीकॉक थ्रोन नादिर शाह ने ही लूटा था। नादिर शाह कहाँ के थे? पर्सियन थे। ठीक है, फिर अहमद शाह अब्दाली हम लोगों ने देखा। फिर डिक्लाइन क्यों मुगल का हुआ ये देखा। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट। छोटे छोटे रीजनल स्टेट कैसे राइज हुए? जैसे ही मुगल कमज़ोर हो रहा था ना, तो छोटे छोटे रीजनल स्टेट उभर के आ रहे थे। ठीक है, तो ये राइज कैसे हुआ ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ये करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रीजनल एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। रीजनल और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो था, जो रीजनल, जैसे ये इंडिया था ना भाई, छोटे छोटे किंगडम थे। ठीक है, ये रीजनल और इंडिपेंडेंट किंगडम थे। ठीक, ये एक दूसरे से हमेशा वॉर में रहते थे। ठीक है, मतलब अपने किंगडम के विस्तार करने के लिए ये दूसरे को हराते थे और उसको हरा के फिर उनका किंगडम को कब्जा करके फिर अपना ये किंगडम का विस्तार करते थे। ठीक है, इसलिए ये हमेशा वॉर में ही रहते थे, छोटे छोटे जो रीजनल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम थे वो लोग। सेकेंड पॉइंट क्या है? फंक्शनड विथ सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार। लोकल जमींदार का सपोर्ट से ये लोग चलते थे। मर्चेंट, लोकल नोबल्स, चिफ्टेंस, ये लोग के सपोर्ट से चलते थे रीजनल स्टेट। ठीक है, जमींदार, मर्चेंट, लोकल नोबल ये सब हेल्प करते थे टैक्स कलेक्शन में, या और भी छोटे मोटे जो काम होते थे वो ये लोग मर्चेंट, लोकल नोबल्स जो रहते थे लोकल, वो हेल्प करते थे किंगडम को। मेंटेन टाइज एंड एक्नॉलेज सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर जो था, जैसे ये छोटे छोटे किंगडम है तो, लेकिन मेनली यहाँ मुगल थे ना, मुगल्स, तो मुगल से ही अच्छा रिश्ता बना के रखते थे। ठीक है, और उनके सुप्रीमेसी को मानते थे, एक्नॉलेज करते थे उनके सुप्रीमेसी को। ठीक, अगर आप मुगल उतने बड़े एम्पायर के अगेंस्ट आप खड़ा होगे तो वो क्या करेगा? आपको दबा देगा भाई, आप पे अटैक करेंगे, आप पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए वो उनकी सुप्रीमेसी को मानते थे। लैग्ड एडवांस एंड साउंड मिलिट्री। एडवांस और साउंड मिलिट्री इनके पास नहीं था रीजनल स्टेट के पास। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास नहीं था। तो रीजनल स्टेट की प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास मिलिट्री, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही थी वो उनके साथ ये साथ में नहीं थे। मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो वर्ल्ड में हो रही थी, जो बाकी सब किंगडम में था, जो मुगल्स के पास था, जो ब्रिटिश के पास था, वो छोटे छोटे रीजनल स्टेट में नहीं आया था या इनके पास नहीं था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक हुआ सक्सेसर स्टेट, एक हुआ इंडिपेंडेंट किंगडम, एक हुआ न्यू स्टेट। ठीक है, सक्सेसर स्टेट वो स्टेट जिन्होंने मुगल्स के सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया। ठीक है, सक्सेसर स्टेट वो स्टेट हुए जिन्होंने मुगल के सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया।
इंडिपेंडेंट किंगडम कौन हुए? इंडिपेंडेंट किंगडम वो हुए जो मुगल्स को चैलेंज किया, ठीक है, मुगल्स को चैलेंज कर कर इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया कि हम मुगल्स के सुप्रीमेसी को नहीं मानेंगे, हम खुद सॉवरेन हैं, ठीक है, हमारा किंगडम खुद सॉवरेन है, हम अपना फैसला खुद लेंगे। सक्सेसर जो मुगल के सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किए, एक्सेप्ट किए, इंडिपेंडेंट जो उनके अगेंस्ट खड़ा हुए। न्यू स्टेट जो रेबल्स लोग थे, इन्होंने एक नया स्टेट बनाया, ठीक है, तो वो कहलाया न्यू स्टेट। तो सक्सेसर स्टेट देखते हैं। मुगल प्रोविंसेस दैट टर्न्ड इनटू स्टेट एस्टेब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस पॉलिटिकल, एग्जाम्पल अवध, सदत, बुरहानुल मल्क, हैदराबाद, बंगाल, ठीक है। उसके बाद मुगल प्रोविंसेस के ही स्टेट छोटे छोटे निकल के बाहर आए और उन्होंने अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, ठीक है, बट उन्होंने सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज ही किया था। इंडिपेंडेंट किंगडम कौन थे? फॉर्म ड्यू टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर देयर प्रोविंस, इनके प्रोविंस पर मुगल के कंट्रोल डिसेबल हो गए, डिसस्टेबलाइज हो गए, नॉट डिसेबल, स्टेबलाइजेशन नहीं था वहाँ, स्टेबल नहीं थे मुगल सुप्रीमेसी, तो जिसके कारण इन्होंने अलग होके अपना किंगडम बनाया, जैसे राजपूत, मैसूर, केरला, ठीक है। सक्सेसर देख लिए, जो मुगल प्रोविंस से अलग होके खुद स्टेट्स बनाए छोटे छोटे, इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट किंगडम कौन किंगडम हुए? इंडिपेंडेंट किंगडम वैसे किंगडम हुए जो कि जहाँ मुगल कंट्रोल वीक हो गया था, तो वो सब किंगडम अपना खुद इंडिपेंडेंट होकर एक खुद के सोवरेन स्टेट के रूप में बाहर आए। न्यू स्टेट क्या हुआ? कौन हुए? इस्टेब्लिश बाय द रेबल्स अंडर मुगल रूल, इस्टेब्लिश बाय रेबल्स, रेबल्स लोग जो थे ना, मुगल रूल के अगेंस्ट जो थे वो लोग रेबल लोग आए और एक अपना स्टेट बनाया, जैसे जाट्स, चुरामन एंड बदन सिंह, इन्होंने बनाया जाट्स। सिख, मराठास, रोहिलखंड कंप्राइज्ड हिमालयन फुट हिल्स बिटवीन कुमाऊं एंड गंगा फारुखाबाद। समझ गए? सक्सेसर, इंडिपेंडेंट एंड न्यू स्टेट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और करते हैं। सक्सेसर स्टेट वैसे स्टेट हैं जो मुगल प्रोविंस थे वो एक स्टेट के रूप में बाहर आए, ठीक है। अब इनके सुप्रीमेसी मुगल्स के अंडर ही रहेगी, ठीक है। सेकेंड हुआ इंडिपेंडेंट स्टेट, वैसे स्टेट हुए जहाँ वीक हो गया था, मुगल रूल वीक हो गया था, तो वीक होने के कारण ये लोग अपना खुद का वहाँ सॉवरेन स्टेट के रूप में बना लिए ये लोग, जो वहाँ के किंग बने वो। न्यू स्टेट क्या हुआ? रेबल्स लोग जो मुगल्स के अगेंस्ट थे वो बाहर आए और उनसे मुगल से फाइट करके इन्होंने एक अलग किंगडम, एक अलग स्टेट बना लिया, जैसे जाट्स, सिख, मराठा, रोहिलखंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था? एग्रीकल्चर के रूप में देखें तो टेक्निकली बैकवर्ड थे। पीजेंट का कंडीशन बहुत बुरा था, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री देखते हैं, हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था। इंडिया का एक्सपोर्ट वाज मोर देन इंपोर्ट, मतलब हम लोग सामान, कोई भी वस्तु हम लोग बाहर भेजते थे, मंगवाते कम थे, तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स थी, ठीक है, हम पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, हम अपने यहाँ से सामान बाहर प्रोवाइड करते थे, जबकि इंपोर्ट भी करते थे बट इंपोर्ट हमारा कम था, हम लोग नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे, ठीक है। नेट एक्सपोर्टर मतलब हम लोग बाहर भेजते ज़्यादा थे, मंगवाते कम थे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे भाई? तो हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था, हम लोग कॉटन भेज रहे हैं, हम लोग सिल्क भेज रहे हैं, इंडिया से सिल्क फैब्रिक जैसे हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, सिल्क फैब्रिक भेजे, कॉटन भेजे, सिल्क फैब्रिक भेजे, हार्डवेयर भेजते थे, इंडिगो भेजते थे, सॉल्ट पीटर, ओपियम, ये सब कहाँ? ये बिहार में हो रहा है, सॉल्ट पीटर, ओपियम बिहार में। राइस भेजते थे, वीट जा रहा है, शुगर जा रहा है, ब्लैक पेपर जा रहा है। ब्लैक पेपर हम लोग देखे थे वास्को डा गामा 60 टाइम्स ज़्यादा वो लोग वहाँ जाके बेचते थे। और भी अदर स्पाइसेस जाती थी, प्रीसियस स्टोन, ड्रग्स हम लोग बाहर भेज रहे थे, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है। गोल्ड हम लोग नहीं भेजते थे,
टी हम लोग नहीं बेचते थे, ठीक है। टी का एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट में ध्यान रखना, टी हम लोग नहीं भेज रहे हैं, गोल्ड भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग बाहर से, तो पर्सियन गल्फ से हम लोग पेल्स मंगा रहे हैं, रॉ सिल्क मंगा रहे हैं, वूल मंगा रहे हैं, डेट्स मंगा रहे हैं, ड्राइड फ्रूट्स मंगा रहे हैं, रोज़ वाटर मंगा रहे हैं। अरेबिया से कॉफ़ी, गोल्ड मंगवाते थे, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते थे, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हनी इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना में से टी, टी हम लोग कहाँ से मंगवाते थे, तो टी चाइना से मंगवाते थे। गोल्ड कहाँ से मंगवा रहे हैं, तो अरेबिया से मंगवा रहे हैं। तिब्बत में गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ, आइवरी, आइवरी हम लोग बाहर से अफ्रीका से मंगवा देते हैं। अफ्रीका में एक कोस्ट भी है, आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो आइवरी हम लोग अफ्रीका से मंगवाते थे। यूरोप से वुलन क्लॉथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर एक्सेट्रा। टेक्सटाइल सेंटर हमारे यहाँ कहाँ हुआ था, तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्शन था ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बारूच, चंदेरी। चंदेरी एक कपड़ा का एक वो भी है, फैब्रिक जिसे हम बोल सकते हैं, चंदेरी साड़ी आती है, ठीक है। बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, चिकागोल, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, ठीक है। ये सब टेक्सटाइल सेंटर हुआ करता था। शिप बिल्डिंग कहाँ होती थी, तो महाराष्ट्र में, आंध्र रीजन में, बंगाल में, कलिकट में और कोयलोन में। कोयलोन क्या है, ये कोयलन केरला को हम लोग पहले बोलते थे, ठीक है। कोयलन केरला का नाम हुआ करता था, ट्रेडिशनली कोयलोन के नाम से वो जाना जाता था। एजुकेशन कैसा था, ट्रेडिशनल एजुकेशन थी हमारे यहाँ, जो एंशियंट लर्निंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, ठीक है। ट्रेडिशनल थी जो एंशियंट लर्निंग पे रिलाई करती थी। वाइड स्प्रेड एलिमेंट्री एजुकेशन एमॉन्ग हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। वाइड स्प्रेड एलिमेंट्री एजुकेशन एमॉन्ग हिंदू एंड मुस्लिम। रेयर फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन काफ़ी कम हुआ करता था। वाइड स्प्रेड एलिमेंट्री एजुकेशन एमॉन्ग हिंदूज़, वाइड स्प्रेड एलिमेंट्री एजुकेशन एमॉन्ग हिंदूज़ एंड मुस्लिम, ठीक है। रेयर फीमेल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में चतुष्पथीज और टोल्स, ये दो चलता था। चतुष्पथीज बिहार में और टोल्स बंगाल में। तो ये ऑप्शन में मान लो क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय चतुष्पथीज, तो चतुष्पथीज क्या था, हायर एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था बिहार में, और टोल्स हुआ करता था बंगाल में, ठीक है। संस्कृत एजुकेशन क्या है, संस्कृत एजुकेशन कैसा था, काशी में काशी वाराणसी में चलता था, तिरहुत में चलता था, नदिया में चलता था, उत्कल में चलता था। उत्कल क्या है, उत्कल प्लेन उड़ीसा कोस्ट को बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे उत्कल प्लेन भी है। उड़ीसा कोस्ट एग्जैक्टली उड़ीसा कोस्ट नहीं, लेकिन उड़ीसा बंगाल वाले कोस्ट को उत्कल कोस्ट बोलते हैं। मदरसा, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन पर्शियन एंड अरेबिक। मदरसा में पर्शियन और अरेबिक पढ़ाया जाता था। पर्शियन लर्निंग के लिए फेमस जगह था अजीमाबाद। अजीमाबाद कहाँ, पटना, अजीमाबाद पटना, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने एजुकेशन देखा कि ट्रेडिशनल था, एंशियंट लर्निंग पे फोकस था, फिर हायर एजुकेशन चतुष्पथीज को बिहार में चलता था, टोल्स बंगाल में हो रहा था। संस्कृत एजुकेशन भी वाराणसी, मिथिला, नदिया, उत्कल में था। मदरसा भी था जहाँ पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज सिखाया जाता था। पर्शियन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट सेंटर है अजीमाबाद, ये इंपॉर्टेंट है कि पर्शियन सेंटर का इम्पॉर्टेंट सेंटर है, पर्शियन लर्निंग का इम्पॉर्टेंट सेंटर, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर कहाँ है, अजीमाबाद, ठीक है। सोसाइटी, ट्रेडिशनल एंड स्टैग्नेंट। सोसाइटी कैसा था, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, स्टैग्नेंट थी, ठीक है। हिंदूज लोग थे, पेट्रियार्की था, ठीक है। हिंदूज के अंडर पेट्रियार्की था और रिजिड कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था। मुस्लिम, शिया सुन्नी, ठीक है, शरीफ, शिया सुन्नी लोग थे, शरीफ लोग थे, अलीफ थे, ठीक है। फिर वुमेन, पर्दा सिस्टम चलता था, सती चल हो रहा था, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी था, डॉरी था, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम दिखा रहा है, हाँ, कहाँ कैसा सोसाइटी था हमारा। तो सोसाइटी में वुमेन जो जी पर्दा सिस्टम में रहती थी, सती, चाइल्ड मैरिज हो जाता था,
पॉलीगैमी था, डॉरी सिस्टम था। स्लेवरी ट्रीटेड एज हेरिडेटरी सर्वेंट। स्लेवरी कैसा था कि हेरिडेटरी सर्वेंट, अगर आपके मतलब फैमिली में कोई मान लो कि पिताजी कर रहे हैं स्लेवरी, ठीक है, तो इनका बेटा इनका बेटा इनका बेटा ये सारा स्लेवरी करते रहेगा, ठीक है। तो हेरिडेटरी इसी को बोलते हैं कि एंसेस्टर्स से जो चला आ रहा है, ठीक है, वो तो हेरिडेटरी हो गया। उसके बाद आर्ट एंड आर्टिकल्चर और वहाँ का आर्किटेक्चर और कल्चर कैसा था वहाँ, ठीक है। आर्ट, असफुद्दौला जी मतलब बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ, असफुद्दौला बनवाए थे बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ। ये इम्पोर्टेंट है कि बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था, असफुद्दौला ने बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा है कहाँ, लखनऊ में। सवाई जय सिंह ने पिंक सिटी बनवाया था। जयपुर सिटी का निर्माण सवाई जय सिंह ही किए, ठीक है। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मराठा में है, वो सवाई जय सिंह ही बनवाए। जीज मोहम्मद शाही टाइम टेबल, ये भी सवाई जय सिंह ही ने बनवाया था, ठीक है। पद्मनाभपुरम पैलेस, केरला फेमस फॉर आर्किटेक्चर एंड मुराल पेंटिंग। राजपूताना एंड कंगारा स्कूल डेवलप हुए थे, सॉरी। उर्दू में देखें तो उर्दू के फेमस पोएट थे मीर सौदा, नज़ीर, मिर्ज़ा गालिब। तमिल में थे सितार पोएट्री करते थे तय्युमानवर। मलयालम कांचन नाइबर। पंजाबी हीर रांझा वरिस्सा। हीर रांझा कौन कर रहे थे, वरिस्सा। सिंधी में रिशालो, रिशालो क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, ठीक है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ये खत्म हो गया है, एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा रीजनल स्टेट क्या होता है, रीजनल राइज ऑफ रीजनल स्टेट कैसे हो रहा है। तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम रीजनल इंडिपेंडेंट था, ठीक है, एक दूसरे से हमेशा वॉर पे रहते थे, ठीक है। लोकल ज़मींदार, मर्चेंट, लोकल नॉवेल्स, चिफ्टैंस, ये सब हेल्प करते थे। सुप्रीमेसी, वहाँ की जो ये रीजनल स्टेट थी ना, वो मुगल एम्पायर की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करते थे। इनके यहाँ मिलिट्री प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी ये लोग पीछे थे, लैक कर रहे थे। 3 कैटेगरी में रीजनल स्टेट को क्लासिफाई किया जाता है कि पहला हो गया सक्सेसर स्टेट, दूसरा इंडिपेंडेंट किंगडम और न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कौन हो गए, जहाँ मुगल्स के रेबल्स लोग ने एक अपना अलग से बना लिया, ठीक है, कि नहीं हमारा अलग वो डायनेस्टी होगा, हम अलग रहेंगे, हम मुगल्स के अधीन नहीं रहेंगे। तो वैसे एग्जाम्पल है जाट्स, सीख, मराठा, रोहिलखंड, ठीक है, फिर फारूकाबाद, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर है। सक्सेसर वो हो गए जो मुगल प्रोविंस से अलग होकर बने लेकिन उनके अधीन ही रहेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो हो गया जहाँ पे मुगल रूल था, तो वहाँ जब मुगल रूल धीरे धीरे वीक होने लगी ना, तो ये लोग अलग हो गए, जैसे राजपूत, मैसूर, केरला। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था, ठीक है, हम सामान भेजते ज़्यादा थे, मंगवाते कम थे। गोल्ड हम लोग भेजते नहीं थे, गोल्ड हम लोग मंगवाते थे। टी हम लोग भेजते नहीं थे, हम लोग मंगवाते थे, ठीक है। तो टी और गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है। उसके बाद टेक्सटाइल सेंटर काफ़ी था, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद एक्सेट्रा, ठीक है। शिप बिल्डिंग में कोलीन था, कोलीन को ही हम लोग केरला बोलते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कैसा था, ट्रेडिशनल चल रहा था, एंशियंट लर्निंग पे फोकस था। फिर फीमेल एजुकेशन तो उतना नहीं मिल पाता था। हायर एजुकेशन में चतुष्पथीस था जो बिहार में है, चतुष्पथीस बिहार में फेमस था, टोल्स बंगाल में फेमस था, ठीक है। संस्कृत में भी हो रहा था पढ़ाई, मदरसाज में पर्शियन और अरेबिक सिखाया जाता था। पर्शियन सीखने के लिए आपका इम्पोर्टेंट सेंटर था अजीमाबाद, पटना। सोसाइटी कैसा था, काफ़ी ट्रेडिशनल, माइंडसेट काफ़ी मतलब पुराने ज़माने के थे, पेट्रियार्की सोच थी, रिजिड कास्ट सिस्टम था हिंदू में, सिया सुन्नी लोग थे, वहाँ भी प्रॉब्लम था। वुमेन को पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, डॉरी, ये सब फेस करना पड़ रहा था। स्लेवरी कैसा था, स्लेवरी हेरिडेटरी हुआ करता था। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्लेवरी हेरिडेटरी हुआ करता था। बोल देगा कि स्लेवरी हेरिडेटरी नहीं था, नहीं, स्लेवरी पहले ना हेरिडेटरी हुआ करता था। फिर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, असफुद्दौला बड़ा इमाम बाड़ा इन्होंने बनाया था। जैसे मान लो आर्किटेक्चर का वो
4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे कौन किसने क्या बनवाया था। रेड फोर्ट दे देगा, ताजमहल दे देगा, बड़ा इमाम बाड़ा दे देगा, और एक से और 2 है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको अगर बड़ा इमाम बाड़ा आ गया तो असफुद्दौला इन्होंने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? लखनऊ में। कब बनवाया था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि बड़ा इमाम बाड़ा असफुद्दौला ने बनवाया था। पिंक सिटी सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है। तमिल में एक पोयम है सितार पोएट्री, ये तय्यू मानवर ने वो लिखा है। तय्यू मानवर ने क्या किया? सितार पोएट्री। पंजाबी में हीर रांझा है, वरीस शाह ने ये लिखा है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड चैप्टर, क्या है? कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ब्रिटिश पावर अपने आप को कैसे एक्सपेंड किए और कंसोलिडेट कैसे किए। ठीक है। एक बार हम देख लेते जल्दी से फटाफट कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। ठीक है। तो हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री उड़ान से, ओनली आइस के उड़ान बुकलेट से पहला चैप्टर इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कर रहे थे। पहला में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या फैक्टर्स था जो यूरोपियन इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है। तो उनका शिप बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था यूरोपियन का। यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी पहले आ गया था। यहाँ की मसाला, यहाँ की प्रीशियस स्टोन, ये सब काफ़ी अट्रैक्ट करती थी बाहर के लोगों को, और वेल्थ तो इंडिया के पास था ही। ये भी एक बहुत रोल प्ले किया कि बाहर के लोगों को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। पोर्टुगीज़ 1498, इंग्लिश 1600, डच 1602, फ्रेंच 1664। ठीक है। 1498, 1600, 1602, 1664। पोर्टुगीज पहला, फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव। ट्रीटी ऑफ टॉर्डिकल्स पोर्टुगीज और स्पेन के बीच में। ये क्या था कि अटलांटिक ओशियन की ईस्ट वाला पार्ट पोर्टुगीज का, वेस्ट वाला पार्ट स्पेन का। इंडिया कहाँ था? ईस्ट में, इसलिए यहाँ पोर्टुगीज के अंदर आ गए हम लोग। ठीक है। पोर्टुगीज में फिर वास्को डा गामा सबसे पहले आया था, कैलिकट में आया था केप ऑफ गुड होप के जरिए। 1498 में जमोरिन ने इनका वेलकम किया था। कैलिकट, कोचिन, कन्नौर, ये 3 जगह इन्होंने ट्रेडिंग स्टेशन बनाया। कैबरेल भाई साहब क्या किए? ये पहला फैक्ट्री बना दिए। कहाँ बनाए थे? कैलिकट में बनाए थे। कब बनाए थे? 1500 में बनाए थे। फिर फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये पहला पोर्टुगीज गवर्नर बन गया। ब्लू वाटर पॉलिसी या काटाज सिस्टम, जो कि नेवल लाइसेंस था इंडियन ओशियन अरेबियन सी में, आप शिप यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लगेगा, वो काटाज सिस्टम था। ब्लू वाटर पॉलिसी को ही कहते हैं। अल्फांसो डी अल्ब्रिक्यू आ गए। ये भाई साहब रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया इनको बोला जाता है। फिर इन्होंने गोवा कैप्चर कर दिया बीजापुर से। ठीक है। बीजापुर के वो कौन थे? किंग। बीजापुर के किंग थे आदिल शाह। ये लिख लो यहाँ पे, आदिल शाह। ये यहाँ मेंशन नहीं है, ये हम लोगों ने घटना चक्र में देखा है। ठीक है। आदिल शाह ये कौन? गोवा, ये बीजापुर के किंग थे आदिल शाह, इनसे ही कैप्चर किया था गोवा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बतकल भी कैप्चर कर लिए। बतकल कहाँ से? विजयनगर अंपायर, कृष्णदेव राय, इनसे कैप्चर किया। कौन? अल्फांसो डी अल्ब्रिक्यू। सती को बैन कर दिए। इंडियन नेटिव से आप मैरी कर सकते हो, शादी कर सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर इन्होंने बनाया पोर्टुगीज को। निनो डी कुन्हा देख लेते हैं। निनो डी कुन्हा ने क्या किया कि गोवा तो कैप्चर हो चुका है, अब गोवा को कैपिटल बना दो। तो 1530 में गोवा कैपिटल बन गया। ड्यू और बशीन, ये वाला एरिया, ड्यू और बशीन का ये वाला एरिया किंग बहादुर शाह से निनो डी कुन्हा ने जीत लिया। इसलिए इनको बोला जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट पर पोर्टुगीज के पावर को इन्हांस करने वाले कौन थे? निनो डी कुन्हा। ठीक है। उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, क्या क्या फैक्टर था जिसके कारण इनका डिक्लाइन हो गया? इजिप्ट, पर्सिया, नॉर्थ इंडिया, मराठाज, ये सब इमर्ज हो रहे थे एज ए पावरफुल, और धीरे धीरे पोर्टुगीज कमज़ोर हो रही थी। ठीक है। इनका मिशनरी वाला काम नहीं चल रहा था। इंग्लिश और डच ट्रेडिंग के लिए तो पोर्टुगीज़ ही आई थी यहाँ, लेकिन इंग्लिश और डच ये दोनों भी बाद में ट्रेड करने आए, जिनसे इनको कॉम्पिटिशन मिला, टफ कॉम्पिटिशन मिला। ठीक है। उसके बाद पोर्टुगीज के अंदर करप्शन देखने को मिल गया, इनका ग्रीड बढ़ते चला गया, सेल्फिश हो गए थे बिल्कुल। ठीक है। तो इस कारण ये धीरे धीरे वीक होते चले। दूसरा, और ब्राज़ील में फोकस इनका शिफ्ट हो गया था। तो जब ब्राज़ील आप दूसरे जगह फोकस शिफ्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप कमज़ोर तो हो जाओगे। ठीक है।
यहाँ उतना मेंटेन नहीं कर पाए। जब इनका फोकस ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट हुआ तो सारा एनर्जी, सारा रिसोर्सेस इन्होंने ब्राज़ील की तरफ लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसी का फ़ायदा ब्रिटिश उठा ली। अगर फोकस शिफ्ट होगा और सामने आपका ब्रिटिशर जैसा कॉम्पिटिटर है तो ब्रो छोड़ेगा तो है नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज़। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस था? नेवल पावर इनका बहुत अच्छा था, कैनोन यूज़ करते थे शिप पर। बट हम लोग घटना चक्र में देखें कि फर्स्ट टू यूज कैनन ये किसने किया था? ये मुगल्स कर रहे थे। ठीक है, हाँ, नो डाउट कि पोर्टुगीज किए हैं कैनन का यूज, अपने शिप पर कैनन का यूज को इंट्रोड्यूस किए हैं। बट हम लोगों ने मुगल में भी देखा है कि मुगल पहले से कर रहे थे। तो अगर ये आएगा कि पहले कौन किया इंडिया में, तो मुगल्स। और अगर ऑप्शन में आया कि पोर्टुगीज ने भी किया है कैनन का यूज, तो हाँ सही बात है, किया है। बट पहले कौन थे? मुगल्स थे। ठीक है, पोर्टुगीज सी में काफ़ी टेक्निक जानते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, अलग अलग वैरायटी की शिप भी थी इनके पास, मिशनरी और चर्च वाले टीचर थे इनके, और आर्ट्स और पेंटर्स, इनके कार्वर्स, इनका जो स्क्रप्चर था वो काफ़ी सुंदर हुआ करता था। पोर्टुगीज स्किल एट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपने डॉकयार्ड में इनके पायलट्स, मैपिंग का काम, ये सब बहुत अच्छे से करते थे ये लोग। ठीक है, जिसके कारण काफ़ी नेवल पावर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यूरोपियन आर्ट ऑफ वारफेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बोल देगा कि यूरोपियन आर्ट ऑफ वारफेयर किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, पोर्टुगीज पहले फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। ठीक है, वाई एस सी रूट। सी रूट क्योंकि वहाँ सी रूट को क्यों फॉलो किया गया, मतलब जब वास्को ड गामा आए तो सी से क्यों आए? ठीक है, लैंड से क्यों नहीं आए? क्योंकि उधर फाइट चल रहा था। ठीक है, सीरिया इजिप्ट वाले एरिया में काफ़ी फाइट चल रहा था, तो जिसके कारण वहाँ उन्होंने बंद कर दिया था अपना, ठीक, रूट जो लैंड रूट था वो बंद कर दिया था। इसलिए इन मजबूरन इन्हें वाया लैंड नहीं, वाया ओशियन आना पड़ा। ठीक, उसके बाद डच आए थे। डच पहले थे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किए हैं इंडिया में। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब काफ़ी छोटे छोटे कमर्शियल कंपनी मिलकर एक क्या बनाए, एक कंपनी बनाए जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड बोला गया है। इसलिए ज्वाइंट बोला जाता है कि अलग अलग कंपनीज मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड बनाया था। ठीक है, फिर मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला वो खोला फैक्ट्री। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बैटल ऑफ बिदारा, ये इम्पोर्टेंट है, 1759, इसमें ये लोग हार गए और इंडोनेशिया में सीमित हो गए। ठीक है, इंडिया में आप नहीं रहेंगे, और ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया में नहीं रहेंगे, वो लोग इंडिया आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डच का फैक्ट्री देखा, मसूलीपट्टनम में बना, पुलिकट में, बेताबपट्टनम में भी बना, बालासोर में बना, काशिम बाजार में बना। फिर ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स क्या किए कि 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने 15 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर कैप्टन हॉकिंस आए। कैप्टन हॉकिंस क्या किए, ये जहांगीर के कोर्ट में 1609 में गए परमिशन लेने, लेकिन नहीं मिला। फिर थॉमस बिस्ट को परमिशन मिला तो इन्होंने सूरत में अपना फैक्ट्री खोला। ठीक है, जहांगीर फाइनली फरमान दिए थे आगरा, अहमदाबाद और बारूच में कि जाके आप सेंटर खोल लो, आगरा, अहमदाबाद और बारूच में। तो पहला ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने कहाँ खोलना पसंद किया, तो सूरत में 1613 में। ठीक है, उसके बाद मद्रास कैसे मिला, सॉरी मद्रास नहीं, बॉम्बे कैसे मिला, तो बॉम्बे पोर्टुगीज ने ब्रिटिशर को डॉरी के रूप में दिया था। चार्ल्स टू जो थे ब्रिटिश के किंग, ये पोर्टुगीज की एक प्रिंसेस से शादी किए थे। ठीक है, तो पोर्टुगीज ने ब्रिटिश को डॉरी के रूप में बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था। फिर चार्ल्स टू ने 10 पाउंड्स के रेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, मद्रास में। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। वाई द इंग्लिश सक्सीडेड इन अगेंस्ट यूरोपियन, कैसे सक्सीड हुए, स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी उनका काफ़ी अच्छा था। नेवल सुप्रियोरिटी,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके यहाँ काफ़ी पहले आ गया था, जिसके कारण काफ़ी डेवलप्ड हो गए थे। मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन उनके मिलिट्री में काफ़ी अच्छा था। स्टेबल गवर्नमेंट थी, ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ की स्टेबल थी, तो स्टेबल थी तो आप डिसीजन काफ़ी फास्ट ले सकते हो। जील ऑफ रिलीजन उतना नहीं था, मतलब मिशनरीज वाले काम क्रिश्चियनिटी में वो आपको चेंज करने वाला वो जो पॉलिसी हुआ करता था यूरोप का, वो इनका नहीं था, ठीक है। बेसिकली इनका फोकस ज़्यादातर ट्रेड पे था, ठीक है, तो वहाँ ये ज़्यादा फोकस करते थे, डेब्ट मार्केट को यूज करते थे अपने वार को फंड करने के लिए। उसके बाद आ गया फ्रेंच। फ्रेंच में हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच कब आए थे, 1664 में। इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कब बनाया, सूरत में बनाया। कौन बनाया, फ्रांसिस कैरेन ने। फ्रांसिस मार्टिन पौंडीचेरी को फाउंड किए थे 1673 में। तो बोल देगा कि हु फाउंडेड दिस पौंडीचेरी, तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को फाउंड किया था, और बाकी हेडक्वार्टर भी बाद में जाकर पौंडीचेरी ही बना, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 कार्नेटिक वॉर हुआ था फ्रेंच और इसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में। तो पहला कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चापले के साथ। ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चापले में क्या था कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर इनकन्क्लूसिव था। थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस है 1763। थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हो गया, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवर्स फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था 1760 में। बैटल ऑफ वांडीवर्स 1760 में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था 1763। तो अगर क्रोनोलॉजी में आ जाएगा ट्रीटी ऑफ पेरिस, बैटल ऑफ वांडीवर्स, बैटल ऑफ बिदारा, तो ये कैसे अरेंज करेंगे। बैटल ऑफ वांडीवर्स हुआ था 1759, सॉरी जो हो बैटल ऑफ बिदारा ये हुआ था 1751। बैटल ऑफ वांडीवर्स हुआ था 1760 और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। फिर डेन्स आए थे। डेन्स तंजोर वाले एरिया में ज़्यादा वो इस्टेब्लिश थे, ठीक है। मिशनरीज वर्क पर, अपने मिशनरीज एक्टिविटी पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि मुगल्स, इसके बाद हम लोग मुगल्स के चैलेंजेस देखे थे। तो रिजीन जो था औरंगजेब का 1658 से 1707, इसके बाद के जितने भी राजा बने ना, काफ़ी वीक राजा बने थे, ठीक है। और औरंगजेब का भी जो जाते जाते इन्होंने जो पॉलिसीज़ लेके आई थी वो काफ़ी, मतलब मुगल्स को काफ़ी अनस्टेबल बना दिया था, ठीक है। जैसे मोहम्मद शाह उसके बाद रूल किए फॉर 29 ईयर्स, बस इन्होंने रिवाइव नहीं किया, रिवाइव इनसे हुआ ही नहीं, ठीक है। तो एबल रूलर ये लोग नहीं थे, ठीक है, मतलब काम इनसे ना होता था। उसके बाद नया स्टेट जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, ये लोग नया स्टेट की तरह बाहर आए, मराठाज आए जो मुगल्स को चैलेंज किए, ठीक है। बहादुर शाह देखते हैं, इन्हें ये महाशय को शाह ए बेखबर बोला जाता है। ये टाइटल काफ़ी खान ने इन्हें दिया था, शाह ए बेखबर। इनको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, बेखबर रहते थे, ठीक है। 1709 से 1712 तक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जहांगीर शाह, इंपॉर्टेंट नहीं है। फारूक शियार हम देख लेते हैं कि ये इन्होंने जहांगीर शाह को मार के सैयद ब्रदर की हेल्प से जहांगीर शाह को मारा और फिर ये किंग बन गए, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंट थे भाई। फारूक शियार के बारे में बोल देगा कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट थे, नहीं, रिलीजियस टॉलरेंट थे। जजिया को एबॉलिश किए थे। पिलग्रिमेज टैक्स, कैसे पता चलता है कि रिलीजियस टॉलरेंस थे, तो इन्होंने ही एबॉलिश जजिया, ही एबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। उसके बाद राफ़ी उद दराजात, राफ़ी उद दौला, इंपॉर्टेंट नहीं है सब। उसके बाद मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर को मार दिया विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क के मदद से इन्होंने सैयद ब्रदर को मार दिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, बैटल ऑफ करनाल हुआ था नादिर शाह के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था, किसके साथ, नादिर शाह के साथ। नादिर शाह कौन था, पर्शियन इन्वेजर था, ये बाहर से आया था, ठीक है। पर्शियन आके मोहम्मद शाह से फाइट कर रहा था, जिसमें मुगल्स को हरा दिया, नादिर शाह जीत गया था, ठीक है। एक ही बार डायरेक्ट हम नादिर शाह देख लेते हैं। बैटल ऑफ कन्नड़ 1739 में, ठीक। अहमद शाह इनकॉम्पिटेंट लीडर थे
उद्धम बाई के वो अंडर काम करते थे। आलमगीर टू के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757। ये सब ना डेट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जैसे ही बोले क्या कि बैटल ऑफ बिदारा 1759, बैटल ऑफ बांडीवास 1760, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है। एक बचा बक्सर तो 1764, बैटल ऑफ बक्सर 1759 में क्या था? बिदारा। 60 में तो क्या था? वांडीवास। 63 में था ट्रीटी ऑफ पेरिस। 1757 में क्या था? बैटल ऑफ प्लासी। फिर 1761 में था पानीपत की लड़ाई। फिर 1764 में लास्ट में बक्सर के बाद ही हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अकबर टू कौन थे? अकबर टू के बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल जो मिला था वो अकबर टू ने ही दिया था, ठीक है। उसके बाद आए नादिर शाह, पर्सियन थे। बैटल ऑफ करनाल हुआ, करनाल में ये जीत गए, मुगल्स को हरा दिए, लाहौर को कैप्चर कर लिए, वेस्ट ऑफ इंडस के वेस्ट वाला पार्ट इन्होंने कैप्चर किया, पीकॉक थ्रोन लूट लिए, कोहिनूर लूट लिए। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये नादिर शाह को वो सक्सेसर, नादिर शाह के सक्सेसर थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक। डिक्लाइन क्या था? वही डेस्पोटिक रूलर। क्या प्रॉब्लम्स थी? कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था मुगल्स का, आर्मी काफ़ी डिजनरेट थी, बहुत वास्ट एरिया में इनको वो करना होता था, रूल करना होता था, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी एक सेंट्रल अथॉरिटी के लिए इतना वास्ट एरिया रूल करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसके बाहर भी था भाई, ठीक। उसके बाद औरंगजेब का जो भी पॉलिसी था वो काफ़ी बुरा था, उसके भी औरंगजेब की पॉलिसी के कारण मुगल्स वीक हो गई, वीक तो हुई, उसके बाद के जो रूलर्स आए वो भी काफ़ी वीक आ गए, ठीक है। तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर जब वीक था तो दुरानी किंगडम और ईरानी किंगडम बार बार इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया में, तो उनको फाइट करना होता था मुगल्स को, ठीक। उसके बाद रीजन रिलेटेड क्या था? किसी एक रीजन, ज़मींदार के इन्फ्लुएंस में काम हो रहा था, इनका पावर बढ़ रहा था, जागीरदारी लोग वो और नॉवेल्स लोग, ये लोग के साथ काफ़ी प्रॉब्लम था, मतलब ये लोग यूज़ कर रहे थे इनकम को ना, काफ़ी करप्शन होने लग गया था। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, जैसे वार को एक्सपेंस करना, खालिसा लैंड का प्रॉब्लम, रूलर का जो लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी उस समय दिखावा में ज़्यादा रहता था, ठीक। रीजनल एस्पिरेशंस, छोटे छोटे जो किंगडम थे उनके रीजनल एस्पिरेशन भी बढ़ गए। उसके बाद राइज ऑफ रीजनल स्टेट, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 3 तरह का स्टेट था, सक्सेसर, इंडिपेंडेंट और न्यू स्टेट। न्यू स्टेट वो थे जो रेबल्स लोग थे, वो अलग होके अपना नया बना लिया। सक्सेसर स्टेट था जो कि मुगल प्रोविंस में थे, बाद में ये स्टेट्स के रूप में बने, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो थे जहाँ की वीक हो गया था, वहाँ मुगल डिसस्टेबलाइज हो गए थे, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के जो भी किंगडम के वो थे, जैसे राजपूत, मैसूर, केरला, ये लोग अलग से अपना किंगडम बना लिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था? हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था, गोल्ड और चाय हम लोग बाहर से मंगवाते थे, हम लोग इंपोर्ट करते थे। सॉल्ट पीटर और ओपियम ये बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। टेक्सटाइल में देख लो, चंदेरी, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद, ढाका तो भाई अभी भी बांग्लादेश में जीन्स फेमस है, वहाँ का जीन्स। कोलोन, QUILON, ये केरला का ही नाम है। फिर एजुकेशन में हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉलो होता था, फीमेल एजुकेशन काफ़ी कम हुआ करते था। तो फिर जो हायर एजुकेशन था उसमें हम लोग देखें कि चतुष्पथीज होती थी, जो बिहार में होती थी, टोल्स बंगाल में होता था, ठीक है। फिर ऑप्शन में आ जाएगा कि चतुष्पथीज किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ? बिहार में। फिर फेमस सेंटर फॉर पर्शियन लर्निंग कहाँ होता था? अजीमाबाद में। पर्शियन लर्निंग का बात आया कहाँ से? मदरसा में आपको पर्शिया और अरेबिक सिखाया जाता था, ठीक है। और पटना इसका मेन सेंटर था। ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसा था? ट्रेडिशनल था, स्टैग्नेंट था, हिंदू में प्रॉब्लम था, पेट्रियार्की और रिजिड कास्ट सिस्टम, वुमेन के लिए पर्दा सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, डॉरी, ये सब प्रॉब्लम था। स्लेवरी हेरिडेटरी था,
ठीक है। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ये कैसा था, तो इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है, ये असफुद्दौला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? असफुद्दौला ने। फिर ये सितार पोएट्री कौन लिखे थे? सितार पोएट्री लिखे थे तैयू मानवर, ठीक है, तैयू मानवर ने लिखा था सितार पोएट्री, ठीक है। पंजाबी हीर रांझा वरिसा। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 रिवाइज भी कर लिया, और घटनाचक्र का वीडियो है वो भी हम जल्द ही डाल देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आपका चैप्टर 1 का सिलेबस भी खत्म, आपका चैप्टर 1 का घटनाचक्र से MCQ भी खत्म, ठीक है। ये 2 वीडियो में है, आधे आधे घंटे के 2 वीडियो है, तो 1 घंटा में आपका MCQ भी पूरा हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो भी 4 वीडियो लगा है चैप्टर 1 कंप्लीट करने में, ठीक है। चलो तब तक के लिए आप रिवाइज कर लेना, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। चलो।